नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि सपा की बैठक होने जा रही है, बड़ी बैठक जा रही है और समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक कर रही है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं इस बैठक में। आजमगढ़ के सभी विधायक बैठक में हुए हैं शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद है, उनके नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं इस बैठक में। बता दें कि बड़े स्तर पर यह बैठक होने जा रही है। एक्टिव होती हुई समाजवादी पार्टी अब नजर आ रही है, जमीनी स्तर पर अब एक्टिव नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की ये बैठक होने जा रही है। बता दें कि ये बैठक अभी भी जारी है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं इस बैठक में। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये बैठक समाजवादी पार्टी कर रही है। आजमगढ़ के नेता और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की बैठक अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी की बैठक अभी भी जारी है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद है और ये बैठक अभी भी जारी है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अभी भी समाजवादी पार्टी की चल रही है और अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बता दें कि बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी हो चुकी है और ऐसे में आजमगढ़ के सभी विधायक बैठक में शामिल हो चुके हैं। पदाधिकारी जो है वो बुलाए गए हैं बैठक में। तो ये बैठक अभी भी समाजवादी पार्टी की चल रही है और आजमगढ़ के तमाम पदाधिकारी बुलाए गए हैं इस बैठक में। समाजवादी पार्टी की आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक होने जा रही है। आजमगढ़ के नेता और पदाधिकारी बुलाए गए हैं। आजमगढ़ के नेता पदाधिकारी इस बैठक में अभी भी मौजूद है। बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी तमाम बैठक अखिलेश यादव ने ली है। समाजवादी पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर भी किया है। कई जिलों में अब एक्टिव होते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है और चुनावी समीकरण पर अब लगातार खेल रही है समाजवादी पार्टी ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि प्रत्याशी पहले बीजेपी उतारेगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तमाम आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीएसपी भी लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि जो गलतियां पिछले दिनों हुई थी विधानसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, वो गलतियों को दोहराया ना जाए। चूंकि आजमगढ़ की सीट की बात है तो काफी अहम हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ की सीट है और ऐसे में यहाँ पे उनका गढ़ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैठे रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सपा अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, वो खुद इस बैठक में मौजूद है और सुबह सवेरे से तैयारी चल रही थी इस बैठक को लेकर। आजमगढ़ के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं, नेता तमाम बुलाए गए हैं आजमगढ़ के और ऐसे में ये बैठक काफी खास हो जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बैठक अभी जारी है, बैठक में कितने लोग मौजूद हैं? क्या बैठक की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव होती हुई एसपी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी 2024 यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के तैयारी पूरी तरीके से करती दिखाई गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सबसे अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में देखा जा रहा है कि जो आजमगढ़ है, यानी कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, आजमगढ़ के सभी विधायक और सभी नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। हालांकि ये जो बैठक है सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में मौजूद है। अनुमान देखा गया है चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। 2014 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले या 2022 की बात कर ले या नगर निकाय चुनाव की बात कर ले, सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी की लगातार हार देखने को मिली है। ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा चुनाव को लेकर के नई रणनीति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बनाते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज आजमगढ़ के सभी विधायकों को और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक में देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव काफी अहम रखता है, क्योंकि कई ऐसी जो सीटें हैं जिसपे उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की हार देखने को मिली है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अब अपना गढ़ भी बचाना है और साथ ही साथ 2024
लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल करनी है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों के दौर और लगातार जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक गुटबाजी चला करती थी, उस गुटबाजी को खत्म करने के लिए लगातार इस तरीके की बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, गुटबाजी के इधर जो है अब समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए अभी तो काफी वक्त है और ऐसे में अभी से ही एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात की जाए चुनावी समीकरण की, तो समाजवादी पार्टी की चुनावी समीकरण इस बार क्या रहने वाली है, क्या रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार कर सकती है? देखिए, अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो बैठक है वो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी, क्योंकि इससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए उन चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई ऐसे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों से या समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। और यही वजह है कि वो लगातार ये बैठक कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में जो गैप है वो गैप खत्म किया जाए, समाजवादी पार्टी को एक नए सिरे से यानी कि नई मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, समाजवादी पार्टी के जो नए मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बना रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो नाराज चल रहे हैं, उनको किस तरीके से मनाना है। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से रणनीति समाजवादी पार्टी बनाती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन बात की जाए अगर आशीष समाजवादी पार्टी की चुनौतियों की, तो क्या क्या चुनौतियां लोकसभा चुनाव से पहले उनके सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए जितना भी विपक्ष का कुंभा है वो एक होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी सभी विपक्ष के जो दल हैं, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल हो, सभी को साथ लेकर के 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, उन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी जो समाजवादी पार्टी लगातार उठाती रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या बिजली का मुद्दा हो। सभी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरती भी दिखाई दी है। और यही वजह है कि अब 2024 के चुनाव में यही ऐसे जो मुद्दे हैं ये मुद्दे रखेगी जनता के बीच में, जनता के बीच में जाएगी। फिलहाल आज की बैठक में ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके की रणनीति बनाते, क्योंकि 175 जो नेता है या ये कहा जा सकता है जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन सभी को आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाया गया है। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। अब देखना बिल्कुल, बैठक का दौर लगातार शुरू हो चुका है। इससे पहले भी देखा था प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, इसकी अध्यक्षता भी अखिलेश यादव ने की थी। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीति निकाल के सामने आती है समाजवादी पार्टी। क्या जो गलतियां विधानसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में उन्होंने की थी, वो गलतियां फिर से लोकसभा चुनाव में दोहराती है या पिछली गलतियों से सबक सीखती है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारियों के लिए आपका। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 5 महीने बचे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। बता दें कि 2 दिन पहले शुरू हुआ पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह भोपाल के मनीषा बाजार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाना बनाकर उनके आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। शाम होते होते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैनर पोस्टर बस स्टॉप पर देखे गए। यहां से शुरू हुआ पोस्टर वॉर अब खत्म होते दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी पीसीसी दफ्तर पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केशराज बताया गया है। इस पोस्टर पर एक स्कैनर भी बना दिया गया है जिसे स्कैन करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो डिस्प्ले हो रहा है। इस पोस्टर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कांग्रेस कार्यालय पर लगाया है। वहीं शिवराज सरकार में जिन घोटालों के आरोप लगे हैं उन सभी घोटालों को इसमें लाइन से लिखा गया है। तो ये पोस्टर है जो अब लगातार पोस्टर वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए
जो दफ्तर के बाहर जो है ये पोस्टर लगाई गई है और ये केशराज सरकार का भ्रष्टाचार मॉडल है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और केशराज नाम बताया गया है। शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर वॉल अब लगातार देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। 50% तक केशराज ये बताया गया है। स्कैनर भी लगाया गया है डिस्प्ले में और जैसे ही आप इस स्कैनर को स्कैन करते हैं डिस्प्ले में शिवराज सिंह चौहान की फोटो शो हो जाती है और जो भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगे हैं शिवराज सिंह चौहान पे, सीएम शिवराज सिंह चौहान पे, उन भ्रष्टाचारों की लिस्ट भी जो इस पोस्टर में दे दी गई है। और केशराज के राज में मध्य प्रदेश बना घोटाला प्रदेश, ये भी इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा गया है। काफी कुछ इस पोस्टर वॉर से पता चलता है क्योंकि देखिए चुनावी सरगर्मियां जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। 5 महीने बचे हैं चुनाव में और ऐसे में जो है अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है एमपी में। और ये पोस्टर वॉर अपने आप में बताता है कि चुनाव से पहले किस तरीके से दोनों दल की पार्टियां जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई चौराहे पे पोस्टर लगे थे और एक बार से फिर से पोस्टर वॉर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो देखिए पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। केशराज बताया गया है पोस्टर लगा के साफ तौर पे सीएम शिवराज सिंह को और उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। केशराज बताया गया है ये स्कैनर भी और इसके साथ पोस्टर में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उन सबके लिस्ट एकाएक करके 5 भ्रष्टाचार के लिस्ट जो है वो इस पोस्टर में लगा दी गई है। और इसके साथ उन्होंने नीचे लिखा है कि केशराज के राज में मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बना है। तो ये पोस्टर वॉर अब नजर आ रहा है किस तरीके से 5 महीने इससे पहले चुनाव के दौरान ये पोस्टर वॉर दिख रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश आर्य हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। राजेश, 5 महीने बाकी है लेकिन पोस्टर वॉर अभी से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2023 के आगामी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे ही मध्य प्रदेश में अब जो है कि पोस्टरबाजी की राजनीति शुरू हो गई है। इससे पहले जो है कि शिवराज कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए थे और इसके बाद अब जो है कि शिवराज के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और उसको लेकर अब राजनीति गरमा गई है। तो वहीं अब जो हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत जो है कि थर्ड पार्टी से जो है कि बीजेपी ने की थी। अब हमारे लोग भी इस तरह पोस्टर लगा रहे हैं तो किसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पोस्टरवार की जो राजनीति लेके आ रहे हैं तो उसमें कई मुद्दे घोटालों को सामने आ रहे हैं। वही स्कैन करने के बाद जो है कि साफ तौर पे उसके अंदर तमाम जो घोटाले हैं, व्यापक घोटाला और ये तमाम शिवराज के जो घोटाले जो है कि कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है। इससे पहले जो है कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के जो घोटाले थे वो बीजेपी का कहना था कि इस तरीके के घोटाले जो है कि कमलनाथ सरकार में कहे। अब दोनों ही जो है पार्टी पोस्टर वार से एक दूसरे पर हमलावर होती ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पोस्टर वार से दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रही है। लेकिन ये जो पोस्टर लगाया गया है उसमें 5 ऐसे भ्रष्टाचार है जो गिनवाए गए हैं और इसमें बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान को केशराज करके जो है इसमें तस्वीरें लगाई गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं केशराज के नाम से जो है कि ये पोस्टर लगाया गया है उसमें स्कैनर भी लगाया गया है। जैसे आप स्कैन उसको करोगे तो शिवराज सिंह चौहान का जो है कि पूरा पोस्टर सामने आएगा और तमाम जो है कि उन्होंने घोटाले का जो आरोप कांग्रेस ने लगाया गया है वो तमाम आरोप उसके सामने आएंगे। वहीं हम बात करें तो इससे पहले जो है कि कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए थे तो कमलनाथ के पोस्टरों पे भी स्कैनर लगाया गया था जिसको आप QR कोड को स्कैन करोगे तो उनकी 5 महीने की सरकार के घोटाले सामने। यानी कि राजेश यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर स्थिति जो है तू दाल तो मैं पात की बनती हुई नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि देखिए कुछ जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इसको बहुत निंदनीय बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए थी। जिस तरीके से देखा जाए कि अब पोस्टर बाहर से अब लोग घोटालों को उजाला कर रहा है। पहले क्या होता था तमाम मुद्दे जो है कि आदमी विधानसभा में उठाया करता था सरकार को लेकर विपक्ष, मगर अब जो है कि सड़कों पर इस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं
कहीं अब ये हम कह सकते हैं कि बहुत निम्न स्तर की जो है कि राजनीति है। और यहाँ पर जो कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने खुद इसकी निंदा की है और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पोस्टर राजनीति को लेकर अपील भी की है कि जिस तरीके के पोस्टर लगाया जा रहा है उनको देखा जाए कौन इस तरीके का आपत्तिजनक पोस्टर लगा रहा है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो क्या ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर कांग्रेस को जिता सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता? देखिए ये तो जनता आने वाला समय तय करेगा कि जनता किसको जिताती है। मगर जो है कि दोनों ही पार्टी जो लगातार जोर लगाने पे लगी हुई है। वैसे भी आज जो है कि हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि यहाँ पर बीजेपी के आज पार्टी के आने वाले हैं। वहीं कल आएंगे लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जिस तरीके से उपस्थिति मध्य प्रदेश में हो रही था वो कांग्रेस की हो, और उसी के साथ ये पोस्टरबाजी भी चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। वहीं हम अगर बात करें इससे पहले जो सतपुड़ा भवन के अंदर बिल्कुल, तो देखिए टू डालडा और में बात की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी पोस्टर देखा दे गया था और एक बार फिर से ये पोस्टर की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राजेश। और रायबरेली में दबंगों को नहीं रहा है पुलिस का खौफ। घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मील एरिया थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल्लू का पूर्वा की घटना है ये, और घरेलू विवाद के कारण जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली है। लखनऊ रेफर किया गया है तमाम घायलों को। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनको लखनऊ रेफर किया गया है जिला अस्पताल से। बता दें कि घरेलू विवाद के कारण ताबड़तोड़ गोलियां चली है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। तो वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मामला यही है कि घरेलू विवाद के कारण ताबड़तोड़ 2 पक्षों में गोलियां चल रही है। मील एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू का पूर्वा की घटना है। तो रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, खौफ नहीं दिख रहा है और ऐसे में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है। घरेलू विवाद के कारण ये गोलियां चलाई जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया है, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या है पूरा मामला, किस लिए गोलियां चलाई गई? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दबंगों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें देर रात का मामला है जहां आपसी कहासुनी और घरेलू विवाद को लेकर 2 पक्षों में लगातार गोलियां चली। वहीं आपको बता दें 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी के द्वारा तत्काल गांव में भारी फोर्स के साथ पहुंचा गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें जो घायल लोग हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि गोली लगी है लेकिन उनका इलाज अभी भी जारी है। जी, कितने लोग आए थे गोलियां चलाने के लिए? कितने बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई? जी बिल्कुल, बता दें कि आपसी कहासुनी के पड़ोस के ही व्यक्ति हैं, जो आस पड़ोस के दोनों व्यक्ति हैं, उन्हीं के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी का रूप इतना बड़ा हो गया कि दोनों लोगों में हालात बिगड़ते गए और यहाँ तक नौबत आ गई कि दोनों लोगों में गोलियां चलानी पड़ी और दोनों पक्षों से एक इस पूरे मामले पे राजू पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी पुलिस का कहना है कि लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और एप्लीकेशन मिलेगी, जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगी उसके आधार पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सीओ सिटी ने पूरे मामले को लेकर बताया है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्त में ले लिया गया और पड़ताल की जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों से अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आरोपियों की तरफ से क्या कुछ कहना है, कोई जानकारी निकल के सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो जैसा कि परिजनों ने बताया है कि कोई बड़ा मामला नहीं था, घरेलू विवाद था, घरेलू विवाद को लेकर ही दबंग घरेलू विवाद में गोलियां चली। इसी बात से पता चलता है कि किस तरीके से अपराधियों के अंदर जो है पुलिस का खौफ नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारियों के लिए।
और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल गैंगस्टर के 6,15,37,000 की संपत्तियां कुर्क की गई है। बता दें कि गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर शिवगढ़ और कोतवाली नगर में 13 आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह द्वारा एक हत्या के मामले में गवाहों को धमकाने का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के अलावा भी उस पर 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। तो गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह की करोड़ों की संपत्तियां जो है वो कुर्क कर ली गई है। माला श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये संपत्तियां कुर्क की गई है। 6 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति बताई जा रही है। सुरेंद्र सिंह पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद से प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संपत्तियां कुर्क कर ली है। बता दें 6 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्तियां बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जो है वो कुर्क कर ली गई है। 13 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है सुरेंद्र सिंह पर दर्ज है और ऐसे में उसकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई है पुलिस द्वारा। हापुड़ में गढ़ पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई, जहां एक गौ तस्कर को गोली लग गई है। बताते कि घायल सहित 2 और गौ तस्कर गिरफ्तार हुए और दो गौ तस्कर मौके से फरार है। घायल सहित 2 गौ तस्कर गिरफ्तार है, 2 मौके से फरार है। तो बता दें कि गौ तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की घटना लगातार सामने आती रही है और एक बार फिर से यही तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां 2 गौ तस्कर जो है वो मौके से फरार हो चुके हैं। तो 2 गौ तस्करों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक गौ तस्कर को गोली लगी है। तो गौ तस्कर जो है 2 मौके से फरार बताए जा रहे हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक गौ तस्कर को गोली लगी है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार गौ तस्कर को पुलिस धर दबोचने में लगी हुई है और ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली कि गौ तस्कर जो है फरार हो रहे हैं और इस बीच पुलिस वहां पे पहुंची और मुठभेड़ में पुलिस ने 2 गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार है, एक को गोली लगी है। और ललितपुर में 2 बहनों पर आकाशीय बिजली गिरी, जहां खेत पर काम करने गई 2 सगी बहनों पर आकाशीय बिजली गिर गई है। आपको बता दें कि बिजली गिरने से दोनों बुरी तरीके से झुलस गई, जिसके बाद दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां मौके पर ही एक बहन की मौत हो गई है तो वहीं दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो 2 बहनों पर आकाशीय बिजली गिरी है। बता दें कि काम करने खेत में गई थी दोनों बहनें और ऐसे में आकाशीय बिजली इनके ऊपर गिर गई। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि अभी भी इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दोनों बहनें झुलस गई थी बुरी तरीके से और एक बहन ने दम तोड़ दिया। दूसरी बहन अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। दोनों बहनें खेत में गई थी और खेत में काम करने के लिए गई थी। उस दौरान ये आकाशीय बिजली गिरी और जब लोगों को पता चला, आनन फानन में वहां पे ग्रामीण पहुंचे और दोनों बच्चों को बचाने के लिए अस्पताल ले गए, जहां पे एक ने दम तोड़ दिया, एक का इलाज चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।